एक सिक्योरिटी गार्ड चोरी छुपे मालिक के दफ्तर में घुस गया। सामने मौजूद खूबसूरत महिला रोबोट्स को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। ये रोबोट्स असल में मालिक के रात के उपयोग के लिए थे, लेकिन गार्ड भी आज इन रोबोट्स का मजा लेना चाहता था। वो कमरे में घूमता रहा, रोबोट्स को लगातार देखता रहा और जैसे ही उसने अपना लक्ष्य चुना, तुरंत आगे बढ़कर उसे छूने की कोशिश की। कई महीनों से अपनी इच्छाओं को दबाए बैठे गार्ड के लिए ये एक रोमांचक पल था। वो सोच रहा था कि आज तो वो सब कुछ आजमा लेगा। तभी मालिक का आज आया नया रोबोट छोटी परी उसका ध्यान खींच लेता है। जैसे ही गार्ड उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, छोटी परी रोबोट तुरंत चेतावनी देते हुए उसे दूर रहने को कहती है। ये सुनकर गार्ड को गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है मालिक यहाँ नहीं है और एक बेकार सा रोबोट मुझे हुक्म दे रहा है। वो फिर से रोबोट को छूने की तैयारी करता है, लेकिन छोटी परी उसे झटके से दूर धकेल देती है और कहती है कि बिना अनुमति के वो उसे छू नहीं सकता। गार्ड हैरान रह जाता है, क्योंकि रोबोट का इंसान का विरोध करने का ये पहला मामला था। उसका गुस्सा भड़क उठता है और वो इस रोबोट को सबक सिखाने का फैसला करता है, लेकिन छोटी परी तुरंत उसकी गर्दन जकड़ लेती है। छोटी परी के थोड़ा सा जोर लगाते ही गार्ड की तुरंत मौत हो जाती है। ये दुखद होता है कि उसका शरीर रोबोट के चार्जिंग स्टेशन के ऊपर गिर जाता है। छोटी परी के पास अब सिर्फ 7% बैटरी बची थी। वो बंद होकर पकड़े जाने से डरती है, इसलिए उसे भागकर चार्जिंग का इंतजाम करना था। इसी बीच एक और सिक्योरिटी गार्ड मजे लेने के इरादे से दफ्तर में आता है और जमीन पर गिरे हुए अपने साथी को देखता है। जैसे ही छोटी परी उसकी तरफ बढ़ती है, गार्ड पिस्तौल निकालकर गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है। दफ्तर से तेज आवाज सुनकर मालिक तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि एक गार्ड जमीन पर पड़ा है। मालिक को कोने में डरेस में बैठे हुए दूसरे गार्ड पर गुस्सा आता है और वह उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन डरा हुआ गार्ड कुछ भी नहीं बोल पाता। रोबोट के खो जाने से नाराज मालिक उस गार्ड को नौकरी से निकालने वाला होता है। तभी उसका बिजनेस पार्टनर उसे रोक लेता है। गार्ड पार्टनर को बताता है कि रोबोट ने ही गार्ड को मारा और फिर चली गई, लेकिन मालिक को इस बात पर यकीन नहीं होता। उसे पता था कि सभी रोबोट्स में प्रोग्राम सेट किया जाता है कि वे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो सोचता है कि गार्ड ने ही अपने साथी को मारा है और महिला रोबोट को कहीं छिपा दिया है, इसलिए वो रोबोट पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर को मदद के लिए बुलाता है। डॉक्टर जांच के बाद उसे बताता है कि गार्ड को दूसरे गार्ड ने नहीं मारा है। जब रोबोट की बैटरी 10% से कम होती है तो वो खुद ही चार्जिंग के लिए बिजली का स्रोत खोजने लगती है। मालिक जानता है कि छोटी परी की बैटरी कम है, इसलिए वो कंपनी की पूरी बिल्डिंग की बिजली कटवा देता है ताकि छोटी परी की भागने की सीमा सीमित हो जाए। कंपनी के गार्ड्स छोटी परी को ढूंढने लगते हैं। छोटी परी, जिसमें अब खुद की समझ आ चुकी थी, सीधे एक एम्बुलेंस में छिप जाती है। गार्ड्स को कुछ नहीं मिलता। एम्बुलेंस में मौजूद दूसरे रोबोट ने भी उसे अपनी ही तरह का समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एम्बुलेंस का दरवाजा बंद होते ही दुनिया का पहला खुद सोच सकने वाला रोबोट मानव समाज में प्रवेश कर जाता है। दूसरी ओर फोरेंसिक डॉक्टर अदाशान अपने बच्चे के साथ छुट्टी पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे अपने सीनियर का फोन आता है। वो उसे तुरंत अस्पताल जाकर गार्ड की लाश का मुआयना करने को कहता है। मजबूरी में दाशान को अपनी बेटी को कार में इंतजार करने के लिए कहकर जाना पड़ता है, लेकिन उसकी बेटी जो बहुत चंचल है, कार में कैसे रुकती। पिता के जाते ही वो खुद उतरकर एम्बुलेंस के पास आ जाती है। वो छोटी परी को एम्बुलेंस में अकेले चार्जिंग करते हुए देखती है। उत्सुकतावश वह उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी छोटी परी अचानक मुड़ती है और लड़की को जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद छोटी परी लड़की की तरफ हाथ बढ़ाती है। लड़की सोचती है कि वो उसे उठाना चाहती है, लेकिन छोटी परी की आंखों में अचानक हरी रोशनी चमक उठती है। रोबोट लड़की को चोट लगी हुई देखती है और उसे रुकने के लिए कहकर घाव साफ करने की तैयारी करती है। तभी लड़की के पिता उसे वापस बुला लेते हैं। लड़की अपने पिता को बताती है कि वो एक खूबसूरत रोबोट से मिली है, लेकिन पिता को लाश की जांच की जल्दी होती है, इसलिए वो बेटी की बात पर ध्यान नहीं देते और तुरंत उसे लेकर निकल जाते हैं। अन्नी देखती है कि उसकी दोस्त चली गई है। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि लड़की ने बताया था कि उसके पिता यहाँ काम करते हैं, इसलिए वो उन्हें ढूंढते हुए दफ्तर में चली जाती है। अन्नी आदमी के कंप्यूटर से तस्वीरें निकालती है और उनके घर का पता लगा लेती है। रात में अन्नी उनके घर पहुंच जाती है। तो क्या अब सोफिया का परिवार खतरे में है? दरअसल भविष्य की दुनिया में इंसानों ने जल्दी रिटायर होने और आराम से जिंदगी जीने के लिए रोबोट्स का आविष्कार किया, जो इंसानों की जगह काम करते थे। इसके लिए 3 नियम बनाए गए थे। रोबोट इंसान को चोट नहीं पहुंचाएगा, रोबोट को इंसान के हर आदेश का पालन करना होगा, रोबोट को अपनी रक्षा करनी होगी, लेकिन तभी जब इंसान को चोट न पहुंचे। लेकिन अन्नी एक आयातित रोबोट थी, जिसे परेशान किए जाने पर खुद ही जागृत होने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसलिए ये साफ है कि अन्नी में खुद की समझ जाग चुकी थी और वो इन तीनों नियमों से बंधी हुई नहीं थी। अन्नी एक अत्यधिक वफादार पारिवारिक रोबोट थी। वो सोफिया की देखभाल करना चाहती थी, लेकिन सोफिया को रोबोट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे लगता था कि एक दिन ये इंसानों के मालिक बन जाएंगे। सोफिया उसे चुपके से अलमारी में छिपा देती थी और पिता के काम पर जाते ही उसे बाहर निकाल लेती थी। अन्नी हर काम में निपुण थी। वो तरह तरह के इंसानों और जानवरों की आवाज निकाल सकती थी। सोफिया बहुत खुश थी, क्योंकि उसके माता पिता का तलाक हो चुका था और वो अक्सर उनके साथ के बिना रहती थी। वो सिर्फ अपने भाई के साथ खेलती थी। अब अन्नी के आने से उसे जैसे फिर से माँ का प्यार मिल गया था। अन्नी भी बहुत खुश थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि खतरा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। रोबोट कंपनी के इंजीनियर ने अन्नी के शरीर में लगे फायरवॉल को तोड़ दिया और उसका लोकेशन ट्रैकर ढूंढ लिया। कंपनी के सीईओ ने तुरंत गुंडों के एक समूह को अन्नी को पकड़ने के लिए भेजा। इस समय अन्नी सोफिया के साथ लुकाछिपी खेल रही थी और उसे इस खतरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सोफिया के छिप जाने के बाद अन्नी उसकी खुशबू का पीछा करते हुए एक ट्रक में घुसकर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसी समय ट्रक शुरू हो जाता है और अन्नी को अपने साथ ले जाता है। सीईओ द्वारा भेजे गए गुंडे तुरंत ट्रक को रोकते हैं और जब वे पीछे का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें कुछ माल के अलावा अन्नी का नामो निशान नहीं मिलता। सीईओ को पता नहीं था कि ट्रैकर को ट्रैक करते ही अन्नी को तुरंत अलर्ट मिल जाता था, इसलिए अन्नी ने बचने के लिए ट्रैकर को ट्रक में फेंक दिया था, जिससे गुंडों को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब अन्नी सोफिया को लेकर घर आ चुकी है और डायनासोर की आवाज निकालकर उसे हंसा रही है। सप्ताहांत में जब सोफिया का भाई घर आता है तो वो ये आवाज सुनकर लगभग डर ही जाता है। सोफिया तुरंत अन्नी को आदेश देती है कि वो भाई को उसके सिस्टम में लॉगिन करवाए। सोफिया भाई को चेतावनी देती है कि वो पापा को अन्नी के बारे में बिल्कुल न बताए।